Hi friends, good morning to all of you. Welcome to the विद्या सागर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये काफ़ी अच्छी पोएम है। अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल काफ़ी कुछ जो आपके माइंड में जो चल रहा होगा इम्पैक्ट, वो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन पोएम है। चलिए, डस्ट ऑफ स्नो। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं, काफ़ी फेमस पोएट हैं ये। इनका बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ पोएम है, जैसे आपने 9th CBSE में पढ़ा होगा, द रोड नॉट टेकन, है ना, इनका लिखा हुआ है। और इनका ऐसा लिखने का तरीका है, वे ऑफ राइटिंग है, जैसे वो रियल चीज़ पे लिखते हैं जो हमारे लाइफ पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता हो। जैसे जॉय हो, सैडनेस हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, उन सबको एज इट इज़ अपने वर्क्स में लिखते हैं ये, है ना, अपने पोएम में ये राइट करते हैं। इनको पुलिट्जर अवार्ड भी मिल चुका है अमेरिका के अंदर। तो ऐसे ये है। अब हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो को। डस्ट ऑफ स्नो, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पोएम, टेलिंग वन थिंग। जैसे आपने ऐसा कभी सोसाइटी में देखा होगा या ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, लोगों से ऐसा सुना भी होगा। सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने से एक बिल्ली गुजर जाती है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो रास्ता कट हो गया, मतलब जिस काम में हम जा रहे हैं, जिस मकसद में हम जा रहे हैं, वो अब कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं। या यू कैन से क्रो, है ना, क्रो को जैसे हम देखते हैं, क्रो सिग्निफाइज डार्कनेस, क्रो सिंबल फियर्स, ग्लूमी, डेथ। लोग उसको अशुभ मानते हैं, अनफॉर्चुनेट मानते हैं। तो ये जो धारणाएं जो हम बना चुके हैं कि कौवा देखने से, क्रो देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, या काम नहीं होता है, या अच्छे काम में मन नहीं लगता है, वो सारा चीज़ जो हम धारणाएं बना चुके हैं, हकीकत में ऐसा है क्या? ये लोगों ने ऐसे मान रखे हैं, ऐसा वो रियलिटी में नहीं है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे ये दो चीज़ों से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे माइंड में जो गहरा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है सोसाइटी के चीज़ों का, वो कैसे रिड्यूस हो। सम टाइम वही चीज़ें जो अनफॉर्चुनेट मेरे लिए होता था, वो चीज़ें आज हमारे लिए खुशी का है। कहने का मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कैट है, जो क्रो है, वो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट ही हो, डर का ही हो, मौत का ही हो, डेथ का ही हो, ग्लूमी का ही सिग्निफाइज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, बेल आइकन्स को हिट कर लेंगे, इंश्योर हो जाए कि जो भी न्यू वीडियोस आएंगे वो आपके पास सबसे पहले लिंक चला जाए। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट यू सी फर्स्ट पैराग्राफ। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पोएम में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट दो चीज को उठाते हैं, है ना, हेमलॉक ट्री और क्रो। ये दोनों सिग्निफाइज करते हैं फियर्स, डेथ, ग्लूमी, सैडनेस, है ना। तो अब ये जो दो चीज हैं, लोग इन दो चीजों को देखते हैं। हेमलॉक ट्री क्या, एक पॉइजनस ट्री है। हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स अ पॉइजनस ट्री, है ना। ये कभी खुशी का सिंबल नहीं हो सकता है, कभी हैप्पीनेस का सिंबल नहीं हो सकता है। अच्छा, कहते द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, है ना, बर्फ का कोई टुकड़ा फॉल किया, गिराया। अच्छा, ये नहीं इसके अंदर मेंशन, दिस इज नॉट मेंशन इन दिस पोएम कि हाउ, कैसे वो गिराया क्रो। हो सकता है हम ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हो सकता है मूवमेंट कर रहा होगा, या जो हेमलॉक ट्री होगा पूरे बर्फ से ढका होगा, कौवे ने मूवमेंट किया होगा, उससे गिर गया होगा। या हो सकता है वो उसके जो विंग्स होंगे वो फ्लाई कर रहे होंगे, है ना, उससे गिर गया होगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो कहते हैं द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फॉल किया, गिराया, है ना, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। कहता कि कौवे के डस्ट ऑफ स्नो गिराने से, है ना, मेरा जो मूड था वो टोटली चेंज हो गया।
मेरा जो मूड था वो टोटली चेंज हो गया, है ना। मतलब ये कि जिस चीज को देखकर लोगों का मूड खराब हो जाता है, दिन ठीक नहीं होता है, या लोग ऐसा मान लेते हैं, जो ऐसा धारणाएं बना चुके हैं कि नहीं ये चीज हो गया तो मेरा काम सही नहीं होगा, तो राइटर कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, यही चीजें जो हेमलॉक ट्री से जो बर्फ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा, जिससे मेरा टोटली पूरा मूड चेंज हो चुका है ना। और चेंज क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड ड्रीम्ड, मतलब जो मेरा समय बेकार निकलने वाला था, वो समय अब मेरा अच्छा हो गया। मतलब जो बीत चुका समय उसका तो पश्चाताप मुझे है, मुझे रिग्रेट है, लेकिन जो समय अब मेरा बचा हुआ है वो मेरा अब सही से जाएगा, बिकॉज टोटली माई मूड हैज चेंज्ड। कैसे चेंज हुआ, जो कवि के द्वारा जो क्रो ने कुछ ऐसा मूवमेंट किया जिससे कि बर्फ का जो स्नो था, डस्ट जो था, वो किसके ऊपर फॉल हुआ, राइटर के ऊपर फॉल हुआ। मतलब यही चीजें जो लोगों के लिए खराब साबित होता है या अनफॉर्चुनेट साबित होता है, वो चीजें राइटर के लिए बेहतर है। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई जरूरी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है ना, कि अगर बिल्ली सामने से गुजर जाए, रास्ता काट दे तो हो सकता है काम खराब हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोग ऐसा मान चुके हैं, है ना। तो कहता है कि जिस प्रकार से कवि ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फॉल किया, गिराया, उसके गिरने मात्र से ही मेरा जो टोटल जो मूड था वो चेंज हो गया, मेरा जो हर्ट था वो चेंज हो गया। जो मैं पहले सैड था, जो मैं पहले ग्लूमी था, जो मैं पहले डिसअपेयर था, उदास था, अब मैं बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूं। और कहता है ये, एंड सेव्ड सम पार्ट अ डे आई हैड ड्रीम्ड, और जितना समय मेरा बच गया, अब जो बीत चुका मैं उसका तो रिग्रेट है मुझे, लेकिन जो समय बीत चुका है अब वो मेरा काफी अच्छा बेहतर गुजरने वाला है ना। इट मीन्स व्हाट, इन दिस पोएम क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज हैप्पीनेस, सिग्निफाइज अ फॉर्चुनेट थिंग्स, है ना। तो व्हाट मीन्स दिस पोएम टोटली गिव अ बिग मैसेज फॉर अस, बिकॉज जो भी चीज पहले हम सोच चुके होते हैं, जो भी चीज हमें सिखाई जाती है, जो हम देखते हैं दूसरों से फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हकीकत कुछ और होती है। तो यहाँ पे मुझे आयरोनी दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। पहले लोग सोचते क्या थे उसके बारे में, अब राइटर क्या सोच रहे हैं, है ना, उसी चीज को सही साबित कर रहे हैं। तो ये क्या, दिस इज कॉल्ड इन लैंग्वेज ऑफ पोएटिक डिवाइस यू कैन से आयरोनी। नेक्स्ट, ये टोटल समरी था डस्ट ऑफ अ स्नो पोएम का। अब हम बात करते हैं सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पोएम। कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पोएटिक डिवाइस, इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है जिसकी बात करते हैं, इंजैबमेंट। इंजैबमेंट, what is enjambment? Enjambment is a type of poetic device. You can also figure of a speech. A passage or a paragraph that is written without punctuation mark. कोई ऐसा पैराग्राफ, कोई ऐसा पैसेज जो बिना पंक्चुएशन मार्क्स का लिखा हो, ना कहीं फुल स्टॉप हो, ना कॉमा हो, ना सेमीकोलन हो, तो वैसे को हम बोलते हैं क्या, इंजैबमेंट। जैसे यू सी फर्स्ट लाइन, द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे कहीं पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया, तो यू कैन से इंजैबमेंट, है ना। नेक्स्ट, सेकेंड, आयरोनी। आयरोनी, अब आपने देखा क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि लोग क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या ग्लूमी सोचते हैं, ये इसको अशुभ मानते हैं, अनफॉर्चुनेट मानते हैं, है ना। अगर बिल्ली सामने से चला जाए, रास्ता काट दे, तो लोग को ऐसा लगता है कि मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक सिंबल है ग्लूमी का, एक सिंबल है फियर का, एक सिंबल है डेथ का, एक सिंबल है डार्कनेस का। तो ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन राइटर क्या इससे बताना चाहता है, राइटर सिंबलाइज क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज एज ए हैप्पीनेस। केवल उसके क्रो के गिराने से, डस्ट गिराने से क्या हो गया, उसका टोटल मूड चेंज हो गया। इट मीन्स व्हाट,
crow and hemlock tree represent in this poem as a happiness, signifies happiness. Okay, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे आयरोनी है. थर्ड इसके अंदर क्या है? एलिट्रेशन. What do you mean by alliteration? जैसे alliteration देखें, alliteration means repetition of same alphabet letters of neighboring word. Repetition of same alphabet letters of neighboring word means saved सम. अब यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि एस ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम एलिट्रेशन बोल सकते हैं. रिपीटिशन ऑफ सेम अल्फाबेट लेटर्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स इज नोन एज एलिट्रेशन. फोर्थ, यू कैन से ऑल्सो एजोनेंस. एजोनेंस मीन्स व्हाट? repetition of vowel alphabet letters. Repetition of vowel alphabet letter, जो vowel होंगे, जैसे you see second line, suk o, down o, on o. Repetition of vowel alphabet letter, you can say assonance. अगर कॉन्सोनेंट रिपीट होगा तो क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंस. क्लियर है? तो ये था पोएटिक डिवाइस. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर राइम स्कीम. व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? राइम स्कीम मीन्स व्हाट? इस 4 लाइंस पे आप फोकस करेंगे. इस 4 लाइंस को आप देखेंगे, सबसे लास्ट वर्ड पे चले जाएं. क्रो, मी, स्नो, ट्री. अब क्रो और स्नो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है ना? क्रो और स्नो, इसको हमने ए अज्यूम कर लिया. नेक्स्ट, मी, ट्री, इसका सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है. मी, ट्री, इसको हमने बी मान लिया, इसको बी प्रिडिक्ट कर लिया. अब इस पूरे 4 लाइन का राइम स्कीम क्या बन गया? ए बी, ए बी. अब ये 4 लाइन को देखते हैं. हर्ट, मूड, पार्ट, र्यूड. हर्ट, पार्ट, इसे हमने सी एज्यूम कर लिया. मूड, र्यूड, इसको हमने डी एज्यूम कर लिया. मतलब इसका राइम स्कीम क्या हो गया? सी डी, सी डी. ये राइम स्कीम. समटाइम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना? तो हमने इस पे इसका समरी डिस्कस कर लिया, इसका पोएटिक डिवाइस डिस्कस कर लिया, इसके राइम स्कीम डिस्कस कर लिया. अब क्वेश्चंस डिस्कस. अब क्वेश्चंस इस पे कैसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछेंगे, हम उसकी बात करते हैं. सपोज ये 4 लाइंस आपके एग्जामिनेशंस में गिवन होगा. ये 4 लाइंस आपके फर्स्ट पैराग्राफ आपके एग्जामिनेशन में दिया होगा. इस पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस गिवन एबव लाइन? ऊपर दिए हुए लाइन का पोएट कौन है? यू मस्ट नो अबाउट द नेम ऑफ पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है, above given line belongs to which poem? ऊपर दिए हुए लाइन किस पोएम से संबंधित है? तो you must to know about the name of poem, Dust of Snow. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपसे कि इन दिस गिवन above line हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट व्हाट? हेमलॉक ट्री यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूछ सकता है आपसे, एक्सप्लेन फर्स्ट 2 लाइन्स इन योर ओन वर्ड. अपने शब्द में पहले 2 लाइन को एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पूछ सकता है, विच टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस गिवन इन दिस एबव गिवन लाइन?
ऊपर दी हुए लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है वो आपसे पूछ सकता है ना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जितने भी पोएम पढ़ते हैं, है ना, आप सबसे पहले उसको देखिए कौन से पोएम में कौन सा लाइन दिया हुआ है, उन सभी लाइंस को, सभी पैराग्राफ को पढ़ें। पढ़ने के बाद हर एक वर्ड का मीनिंग आप समझें, है ना। यू मस्ट नो अबाउट द ईच एंड एवरी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पोएम कंप्लीट यहाँ हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।